तो स्वागत है आप सभी का त्रिपाठी सोशियोलॉजी चैनल में। तो आज हम लोग बात करेंगे सेकेंड फेमिनिज़्म क्या है इसके विषय में। कल के वीडियो में मैंने आप लोग को फर्स्ट फेमिनिज़्म बताया था, फर्स्ट फेमिनिज़्म क्या है, और आज हम जानेंगे कि सेकेंड फेमिनिज़्म क्या है और इसके विषय में हम बात करेंगे कि इसमें कितने प्रकार के काइंड्स पाए जाते हैं और ये जो सेकेंड फेमिनिज़्म की ज़रूरत क्यों पड़ी फर्स्ट वेव फेमिनिज़्म होने के बावजूद, और सेकेंड वेव फेमिनिज़्म में वो क्या है जो जिसकी वजह से फिर थर्ड वेव फेमिनिज़्म की शुरुआत होती है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और जितना हो सके इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए आप लोग। तो इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि जो सेकेंड वेव फेमिनिज़्म है उसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी सेकेंड वेव फेमिनिज़्म की। फर्स्ट वेव फेमिनिज़्म के लॉन्च होने के बाद भी इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि ये जो फर्स्ट वेव फेमिनिज़्म जो था, इट वाज ऑल अबाउट लीगल एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी। ये जो फर्स्ट वेव फेमिनिज़्म था अपना, वो ये था। अब देखते हैं कि फर्स्ट वेव फेमिनिज़्म का जो एम था वो यही था, लीगल एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी को अटेन करना। इसका मतलब था कि पॉलिटिकल फेयर यानी कि जो सेक्स के आधार पर, आई मीन लिंग के आधार पर जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था वो ना हो, इनको इंसर्ट करना या उनका जो फोकस था वो था अ, इसे कैसे इंश्योर किया जाए। यानी कि राइट टू वोट जो था वो मिलने की वजह से अब हम जो है वो हर किसी को इक्वल टू राइट वोट मिल गया था। वो हम सबको अब राइट टू इक्वल वोट मिल गया था ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स। अब देखते हैं कि एवरीवन, मैन एंड वुमेन जो थे वो हर किसी को राइट वोट का अधिकार दे दिया गया था। दैट मीन्स पॉलिटिकल स्फीयर में डिस्क्रिमिनेशंस खत्म हो गया था। तो फर्स्ट वेव फेमिनिस्ट का मानना था कि अगर पॉलिटिकल स्फीयर डिस्क्रिमिनेशंस खत्म हो जाए, दैट मीन्स यदि उन्हें पॉलिटिकल इक्वालिटी मिल जाती है तो वह सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल इक्वालिटी भी उन्हें मिल जाएगी। दैट्स मीन जो पॉलिटिकल स्फीयर डिस्क्रिमिनेशंस खत्म होने के साथ साथ ही उन्हें इकोनॉमिक, एजुकेशन और इकोनॉमिक, एजुकेशन, इन सबों पर भी उनका जो डिस्क्रिमिनेशन है वो ख़त्म हो जाएगा। उनका ये मानना था कि पॉलिटिकल के साथ साथ इकोनॉमिक और एजुकेशन और सोशल डिस्क्रिमिनेशंस भी ख़त्म हो जाएगा। ओके, इसलिए इन्होंने अपना पहला फोकस पॉलिटिकल इक्वालिटी पर किया था। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओपन पब्लिक स्पेस फॉर इक्वल कंपटीशंस, इक्वल एजुकेशन एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़। अब हम क्या देखते हैं, इसलिए इन्होंने अपना पहला फोकस पॉलिटिकल इक्वालिटी पर रखा। लेकिन ये जो अजम्पशंस थे वो गलत साबित हुए। जो ये माना जा रहा था कि पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन मिलने की वजह से सोशल, इकोनॉमिक इक्वालिटी भी इन्हें मिल जाएगी, तो ये गलत प्रूफ हुआ। धीरे धीरे ये जो समाज, मतलब धीरे धीरे ये समाज में दिखाई भी देने लगा कि ये जो अजम्पशंस है समाज में ये गलत साबित हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो महिलाओं का, यहाँ पे हम देखते हैं, हाँ यहाँ पे मैंने सॉरी वो गलत हो गया था। ये है फर्स्ट वेव फेमिनिस्ट अचीव्ड लीगल एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी। फर्स्ट वेव में ये बात की गई, बट द मूवमेंट इंडेड विथ फॉल्ट अजम्पशंस, हमें इस अजम्पशंस को गलत साबित कर दिया गया। दैट पॉलिटिकल इक्वालिटी विल बिंग सोशल, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल इक्वालिटी। ये जो इक्वालिटी थी उनके बीच वो नहीं पाई गई। तो फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ थी फर्स्ट वेव फेमिनिज्म के बाद, महिलाओं के लिए कई रोजगार के अवसर ओपन तो किए गए, गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ओपन की गई, लेकिन ये जो अपॉर्चुनिटीज़ थी वो लिमिट थी। उन्हें, महिलाओं को हर तरह का जॉब नहीं दिया जा रहा था, हर फील्ड में इक्वालिटी ओपन नहीं था। उन्हें किसी तरह का जॉब, मतलब हम देखते हैं कि उन्हें किस तरह का जॉब मिलता था तो वो उन्हें वैसा ही जॉब दिया जाता था जो उनके नेचर को सूट करता हो। ये माना जाता था कि जो महिलाएं हैं वो कैसी होती हैं, दे आर, यहाँ पे लिखा है मैंने, देयर नेचर, मतलब दे आर बाय नेचर, ठीक, दे आर बाय नेचर, उन्हें केयरिंग माना जाता था। इसलिए उन्हें कैसे जॉब मिलते थे, या तो उन्हें नर्स के जॉब दिए जाते थे या फिर टीचर के जॉब दिए जाते थे। तो ये माना जाता था। अब हम देखते हैं कि ओके, तो
इसका मतलब ये कि यदि कोई एक वुमेन, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में लिखा है कि वुमेन गॉट जॉब बट ओनली इन दोज सेक्टर्स विच वेयर कंसिडर्स एक्सटेंशंस ऑफ देयर नेचर, इजी नर्स, टीचर। ठीक। अब एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ थी, मान लीजिए कि जैसे कोई यहाँ पे लिखा है कि वुमेन गॉट टू स्टडी इन कॉलेज बट चॉइस ऑफ सब्जेक्ट वाज वेरी लिमिटेड। महिलाओं के लिए, यहाँ पे महिलाओं के लिए यदि कोई वुमेन चाहती थी कि मैं यदि यहाँ फर्स्ट में मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि यदि कोई वुमेन चाहती थी कि वो इंजीनियर बने, पॉलिटिक्स में एंटर करना चाहती थी या बिजनेस वुमेन बनना चाहती थी, तो ये सब उनके लिए अवेलेबल नहीं था। उनके लिए सिर्फ क्या अवेलेबल थे कि वो या तो नर्स बन सकती हैं या तो टीचर, जो उनके नेचर पे सूट करता था वही उन्हें दिया गया था। अब हम बात करेंगे कि जो इकोनॉमिक फेयर में ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, लिंग के आधार पर जो डिस्क्रिमिनेशंस अभी भी मौजूद था हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में, इस एग्जाम्पल से ये प्रूफ होता था, इस एग्जाम्पल से ये प्रूफ होता है। ठीक। और अब हम देखेंगे कि जो एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ है, ये एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ है, इसमें क्या महिलाओं का ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स पे किस प्रकार से यहाँ भी उनके साथ वो परिवर्तन किया जा रहा है, भेदभाव उनके साथ अभी भी यहाँ पर भी हो रहा है। तो हम देखते हैं कि महिलाओं के लिए एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ तो हुई, बहुत सारे कॉलेज ओपन किए गए थे, कुछ कॉलेज तो बेसिकली सिर्फ महिलाओं के लिए ही ओपन किया गया था, लेकिन यहाँ भी क्या था, लेकिन यहाँ भी ये था कि जो सब्जेक्ट था उनका, जो सब्जेक्ट होता है उसको चूज़ करने का उनका खुद का डिसीज़न नहीं था, वो खुद अपने सब्जेक्ट को चूज़ नहीं कर सकती थी। उन्हें ऐसे ही सब्जेक्ट दिए जाते थे जो उनके नेचर पे सूट करता हो और जो जिस प्रकार से, जैसे कि महिलाओं को यहाँ पे एक्स्ट्रा इमोशनली माना जाता था। तो हम देखते हैं कि वहीं पर जो है मेम को अपने विषय चुनने के पूरे अधिकार मिलते थे, लेकिन यहाँ पर एजुकेशन के फील्ड में भी उन्हें ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स डिस्क्रिमिनेशंस अभी भी मौजूद था, ये देखने को मिलता था। तो इस बात से क्या साबित होता है कि भले ही उन्होंने अपना पॉलिटिकल इक्वालिटी में जगह तो ले ली थी, परंतु सोशल, इकोनॉमिक, इन सब फील्ड में, सोशल हुआ, इकोनॉमिक, एजुकेशन, इन सब फील्ड में अभी भी उन्हें अधिकार नहीं मिला था। फेमिनिस्ट मूवमेंट को इसलिए एक बार फिर दोबारा लॉन्च करने की ज़रूरत थी और इसी के साथ शुरुआत होता है हमारा सेकेंड वेव फेमिनिज़म का। तो हम देखते हैं कि सेकेंड वेव फेमिनिज़म की शुरुआत यहाँ से होती है और यहाँ पर हमें एक बात को समझनी पड़ेगी, और वो बात क्या है, वो ये है कि सेकेंड वेव फेमिनिज़म में हमें दो ग्रुप को देखकर चलना पड़ेगा। फर्स्ट वेव फेमिनिज़म तो एक ही था, एक ही में हमको समझा दिया गया, लेकिन यहाँ पे दो अप्रोच से हमें देखना पड़ेगा, दो ग्रुप हमें पढ़ना पड़ेगा। तो इन दोनों ग्रुपों का जो अप्रोच है वो महिलाओं के समस्याओं को देखने का या उन्हें एनालिसिस करने का जो अप्रोच है, उनका डिमांड जो है वो अलग अलग होगा। ये दो ग्रुप हमें दिखाई देगा हमेशा। आपको ये याद रखना है कि सेकेंड वेव फेमिनिज़म का मतलब है कि दो अप्रोच को ध्यान में रखकर सेकेंड वेव फेमिनिज़म को समझना। सिर्फ एक अप्रोच नहीं, एक ग्रुप नहीं होंगे, यहाँ पर दो ग्रुप होंगे, दो अप्रोचेज होंगे, दो तरीक़ों से महिलाओं के रिलेशंस को बताया जाएगा, महिलाओं के पोजीशंस को बताया जाएगा। तो आइए उन्हें हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे लिबरल अप्रोच। लिबरल अप्रोच जो है सेकेंड वेव फेमिनिज़म में दो अप्रोच है, एक लिबरल है और एक रेडिकल है। अभी मैं आगे रेडिकल भी बताऊंगी। तो पहले हम जानेंगे कि लिबरल अप्रोच क्या है। तो जो लिबरल अप्रोच था, ये जो लिबरल अप्रोच फेमिनिस्ट, ये एक्चुअली फर्स्ट वेव फेमिनिज़म का रिवाइवल था। फर्स्ट वेव फेमिनिज़म का रिवाइवल था। दैट मीन्स फर्स्ट वेव फेमिनिस्ट में जो डिमांड की गई थी उन्हें फिर उठाया जा रहा है इन फेमिनिस्ट के द्वारा, लेकिन इन डिमांड के स्कोप को वाइड कर दिया जा रहा है। जैसे हमने देखा कि फर्स्ट वेव फेमिनिस्ट में पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात कही गई थी, लेकिन वहाँ पे क्या होता है,
पॉलिटिकल इक्वालिटी तो उन्हें मिल जाती है, राइट टू वोट का अधिकार तो महिलाओं को दे दिया जाता है, लेकिन इन्होंने ये जो उनके उसके साथ साथ ये जो सोशल, इकोनॉमिक और एजुकेशंस थे, इन डिमांडों को एक तरह से लॉन्च कर दिया जाता है। तो अब जो हम बात कर रहे हैं वो पॉलिटिकल इक्वालिटी तो उन्हें मिल चुका है, लेकिन पॉलिटिकल इक्वालिटी में अब लिंग के आधार पर डिस्क्रिमिनेशंस नहीं हो रहा है। लेकिन साथ ही साथ जो फेमिनिस्ट है वो क्या बात कर रहे हैं कि ये जो सोशल इकोनॉमिक स्फीयर में भी डिस्क्रिमिनेशंस हो रही है, उन्हें कैसे रोका जाए, उन्हें कैसे स्टॉप किया जाए, और उन्हें लिबरल फेमिनिस्ट कहा जाता है। तो लिबरल फेमिनिस्ट एकदम कहीं ना कहीं ये फर्स्ट वेव फेमिनिज्म से ही जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर फर्स्ट वेव फेमिनिज्म में पॉलिटिकल इक्वालिटी उन्हें मिल जाती है, और सेकेंड वेव फेमिनिज्म में लिबरल अप्रोच के साथ वो जो महिलाओं का सोशल, इकोनॉमिक और एजुकेशन इक्वालिटी है उसकी बात यहाँ पर कही जाती है। तो हम देखते हैं कि सेकेंड वेव में जो लिबरल अप्रोच होती है उसकी शुरुआत किसके साथ होती है, तो वो है बेट्टी फ्रीडेन। बेट्टी फ्रीडेन के लैंडमार्क बुक के फेमिनिस्ट पब्लिक के साथ 1963 में इस किताब का पब्लिकेशंस होता है, द फेमिनिन मास्टिक। बेट्टी फ्रीडेन ने अपने बुक लैंडमार्क द्वारा अपने पब्लिक बुक 1963 द फेमिनिस्ट ऑफ मिस्टिक्स में कहा, मिस्टिक को लाया और उसमें कहा कि, और यहीं से लिबरल अप्रोच की वो शुरुआत होता है। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं और हम ये जानेंगे कि बेट्टी फ्रीडेन ने अपने बुक फेमिनिन मिस्टिक में किस तरह से फिर से उन्हें रिवाइवल किया लिबरल अप्रोच के साथ। तो सबसे पहले हम देखते हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि लिबरल डिमांड्स ऑफ सेकेंड फेमिनिज्म में उन्होंने जो नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर वुमेन NOW, जो बेट्टी फ्रीडेन है, वो कहते हैं यहाँ पे कि ये जो पब्लिक लाइफ है महिलाओं के लिए जो क्लोज है, महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है पब्लिक लाइफ में, देयर इज़ नो पार्टिसिपेशंस, जीरो है इनका पार्टिसिपेशंस पब्लिक लाइफ में। तो ऐसा क्यों है, तो बेट्टी फ्रीडेन कहती हैं ऐसा इसलिए है क्योंकि महिलाओं का जो अजम्पशंस है समाज में उसे एज्यूम कर लिया गया है। जो महिलाएं हैं उसे डोमेस्टिक फैमिली लाइफ इंजॉय करती है, ऐसा माना जाता है। ये एक अजम्पशंस है, और इसीलिए यह माना गया कि महिलाएं फैमिली में ही इंजॉय करती हैं, तो उन्हें पब्लिक लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं रखती और इसीलिए पार्टिसिपेट नहीं करती। बेट्टी फ्रीडेन कहते हैं कि ये जो अजम्पशंस है समाज में वो मिथ्या है, वो झूठे हैं। ये जो समाज में वो झूठे हैं। वो किस प्रकार से झूठे हैं, तो हकीकत बात ये है कि ये जो अजम्पशंस है समाज में वो मिथ्या हैं, झूठे हैं, वो हकीकत नहीं है। तो हकीकत क्या है, ये जो महिलाएं हैं फैमिली के भीतर एज ए मदर, एज ए वाइफ, एज ए सिस्टर, वो अनहैप्पी, डिससेटिस्फाइड, अनफुलफिल्ड लाइफ जीती हैं। अब वो ऐसा क्यों करती है, तो उसके रीजंस है कि परिवार के भीतर उनका कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है। अगर हम देखें तो परिवार के भीतर हमें महिलाओं में कोई भी ऐसा उनका खुद का एग्जिस्टेंस नहीं देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का मतलब है महिलाओं की जो भूमिका उन्हें दी जाती है वो हमेशा किसी न किसी से रिलेट करके दी जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एज ए मदर का जो रोल है वो उनके बच्चों के साथ, मतलब बच्चों के साथ मिला है उसे। अगर एक महिला को उसके पति से रिलेट करके देखा जाए एज ए वाइफ, तो मतलब वो जो अपना रोल एक्वायर करती हैं वो या तो एक वाइफ का करती हैं, या एक मदर का करती हैं, या एक सिस्टर का करती हैं। एज ए मदर, एज ए डॉटर, एज ए वाइफ ही उन्हें देखा जाता है। उनका कोई खुद का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता, और यही रीज़न है कि महिलाएं अनहैप्पी, डिससेटिस्फाइड, अनफुलफिल्ड लाइफ जीती हैं। इन्होंने ये सब अपने बुक में लिखा था।
फिर अब बात आता है कि ये जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कैसे किया जाए। तो किस तरह से महिलाओं के इस सिचुएशन से बाहर निकाला जाए कि वो जो अनहैप्पी है, डिससेटिस्फाइड है, अनफुलफिल लाइफ जो वो जी रही हैं, उन्हें किस प्रकार से महिलाओं को दिया जाए, किस प्रकार से। तो बेटी फ्रीडन ने ये प्रपोज किया, उन्होंने एक डिमांड रखा कि महिलाओं के लिए जो पब्लिक स्पेस है, यहाँ पे लिखा हुआ है महिलाओं के लिए जो पब्लिक स्पेस है उसे ओपन कर दिया जाए। बेटी फ्रीडन ने अपना डिमांड रखा, प्रपोज रखा उन्होंने कि ये जो पब्लिक स्पेस है महिलाओं के लिए, ओपन पब्लिक स्पेस फॉर इक्वल कंपटीशंस, ये जो है उसे ओपन कर दिया जाए। वो एजुकेशन एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं उन्हें इक्वल बेसिस पर उन्हें भी दिया जाए। इक्वल बेसिस पर कोई भी बैरियर नहीं होनी चाहिए। तो हम देखते हैं कि महिलाएं जिस फील्ड में जाना चाहती हैं वो जाएं, तभी वो अपनी हैप्पी फुलफिल्ड लाइफ जी पाएंगी। ओके, तो बेटी फ्रीडन कहते हैं इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़। बेटी फ्रीडन का जो एम था वो यही था कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है एजुकेशन स्पेयर, उसे ख़त्म कर दिया जाए और ख़त्म कर दिया जाए। तो बेटी फ्रीडन ने एक ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश किया 1906 में। 1906 में उन्होंने इस्टेब्लिश किया नेशनल वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, और इस ऑर्गेनाइजेशन ने इस डिमांड को अपना टारगेट बनाया। उन्होंने अचीव करने का जो डिस्क्रिमिनेशंस है वो ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स पर डिस्क्रिमिनेशंस को ख़त्म कर दिया जाए। इस ऑर्गेनाइजेशन ने एक मूवमेंट लॉन्च की और वो क्या थी, अमेरिका में इक्वल राइट अमेंडमेंट एक्ट को पास करना। ये जो था वो था अमेरिका में इक्वल राइट अमेंडमेंट को पास करना। यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है कि बेटी फ्रीडन जो है वो अमेरिका से बिलोंग करते हैं। अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशंस में कोई भी प्रोविज़न नहीं था, इनफैक्ट अभी भी नहीं है, जो डिस्क्रिमिनेशंस ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स में रोक सके। दैट मीन्स अमेरिका में यदि कोई लिंग के आधार पर डिस्क्रिमिनेशंस करता है तो उन्हें इलीगल करार कर दिया जाए और उन्हें चैलेंज किया जाए कि ये अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशंस में नहीं थी और इस चीज़ को सही करने के लिए ज़रूरत होगी अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशंस को अमेंडमेंट किया जाए, एक इक्वल राइट अमेंडमेंट एक्ट पास किया जाए। और इससे यह होता है कि यदि कोई सेक्स के आधार पर डिस्क्रिमिनेशंस करता है, डिस्क्रिमिनेशंस ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स बिकम इलीगल करता है, तो वो इलीगल होगा। इस बात को क्लियर करने के लिए नीड्स थे इक्वल राइट अमेंडमेंट एक्ट जिनको पास किया जाए। ओके, अब ये जो डिमांड्स हम देख रहे हैं वो सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, इन सब में हमें देखने को मिलता है। अभी ये जो यहाँ पर जो प्रश्न थे इकोनॉमिक फैक्टर में, पॉलिटिकल, ये सब यहाँ पर एक डिमांड पर प्रश्न उठाए गए। तो वे जो थे वो लिबरल अप्रोच में सेकेंड वेव फेमिनिज्म में उन लोगों के संदर्भ में लॉन्च किया गया, उन्होंने लिबरल अप्रोच को अपनाया। ओके, और अब हम देखेंगे कि ये जो रेडिकल अप्रोच है, रेडिकल अप्रोच वो क्या कहते हैं। क्लियर हुआ कि जो लिबरल अप्रोच अपना था, लिबरल अप्रोच फर्स्ट वेव फेमिनिज्म की बात करता है। फर्स्ट वेव फेमिनिज्म में पॉलिटिकल स्फेयर डिस्क्रिमिनेशंस में महिलाओं को मिल गया, राइट टू वोट का अधिकार उन्हें दे दिया गया था, परंतु ये जो महिलाओं का, तो लिबरल अप्रोच अपना क्लियर हुआ। लिबरल अप्रोच में वही सोशल इन सबों का बात किया गया है। लेकिन अब हम जो देखेंगे, जो सेकेंड हमारा अप्रोच है रेडिकल अप्रोच, वो क्या है। तो रेडिकल अप्रोच में मैं आप लोग को बताना चाहूँगी कि जो सेकेंड वेव फेमिनिज्म को हमेशा रेडिकल अप्रोच से ही जोड़ के देखा जाता है, क्योंकि लिबरल अप्रोच जो है वो एक्चुअली फर्स्ट वेव फेमिनिज्म का ही एक्सिस्टेंस है। तो सही मायने में जो रेडिकल अप्रोच है वही सेकेंड वेव फेमिनिज्म में शुरू किया गया। तो जो सेकेंड वेव फेमिनिज्म है एज ए मूवमेंट शुरू होता है 1968 में और 1980 तक चलता है।
1968 में क्या होता है कि हम यहाँ पे 1968 में देखते हैं कि मिस अमेरिका ब्यूटी कॉन्टेस्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया जाता है। कुछ रेडिकल फेमिनिस्ट जो हैं ये जहाँ पर हो रहा है मिस अमेरिका कॉन्टेस्ट, जहाँ पर ये ऑर्गेनाइज हो रहा है इंटरलॉटिक सिटी में, वहीं पर ये कैनल करती है और ब्यूटी कंटेस्ट को प्रोटेस्ट करती हैं। और उनका प्रोटेस्ट किस बात पर होता है, वो कहती हैं कि इस तरह के जो ब्यूटी कंटेस्ट ये महिलाओं का ऑब्जेक्टिफिकेशंस करती है, उन्हें महिलाओं को एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करती हैं। कुछ ऐसा दिखाया जाता है कि जो महिलाएं हैं वो सेंसलेस हैं, इमोशनल लेस है एकदम इस तरह से। और ये जो फेमिनिस्ट थी जिन्होंने रेडिकल अप्रोच को अपनाया, ये कहती हैं कि महिलाओं को हमेशा ऐसे रोल दिए जाते हैं जो पैसिव हो, ओके, इस तरह के रोल देकर महिलाओं का ऑब्जेक्टिफिकेशंस होता है। इस फेमिनिस्ट में प्रोटेस्ट में एक एक ट्रैश कैन एक डस्टबिन की तरह, यानी कि जो यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया गया है, यहाँ पे महिलाएं क्या करती हैं कि ये जो स्ट्रक्चर दिया गया है उसमें एक डस्टबिन उसे इस्टेब्लिश किया गया और महिलाओं ने क्या किया कि उन सारे ऑब्जेक्ट्स को इस फीड में ट्रैश स्कैन में डंप कर दिया और जो ऑब्जेक्ट इनका था ऑपरेशंस को डिनोट करता था। ये जो ऑब्जेक्टिफिकेशंस को डिनोट करते थे, फॉर एग्जांपल जैसे हाई हील्स, लिपस्टिक्स, इन सारे ऑब्जेक्ट को इन्होंने फ्रीडम ट्रैश कैन में डंप कर दिया। ओके, अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये बात आपको समझ आएगा कि ये जो रेडिकल अप्रोच को अपनाने वाली जो फेमिनिस्ट थी, उन्होंने अपना फोकस डिस्क्रिमिनेशन से ऑपरेशन पर शिफ्ट कर दिया। लिबरल में क्या हुआ कि वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन की बात कही जा रही थी और रेडिकल अप्रोच में क्या, डिस्क्रिमिनेशंस को ऑपरेशंस यानी कि उत्पीड़न पर ला दिया गया। उत्पीड़न के विषय में यहाँ पर बात किया जाने लगा। अब देखते हैं कि अब ये बात करती है वुमेन आर नॉट डिस्क्रिमिनेशंस बट आर ऑपरेशंस। बात सिर्फ डिस्क्रिमिनेशंस की नहीं है, ऑपरेशंस की भी है। अब दोनों में अंतर है। डिस्क्रिमिनेशन जो है वो भेदभाव ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, ये डिस्क्रिमिनेशंस है, और ऑपरेशंस क्या है, वो उत्पीड़न है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो ये आपका ऑपरेशंस है आपका, वो देखते हैं वो क्या है। तो ऑपरेशंस, जब ऑपरेशंस का जो जुड़ा है वो कहाँ से, इंटरनल रेस्ट्रिक्शंस है, और डिस्क्रिमिनेशंस का एक्सटर्नल से है। एक्सटर्नल मीन्स बाहरी, जैसे मान लीजिए किसी प्रकार का भेदभाव हो रहा है, जैसे यहाँ पे पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात हो गई, सोशल इक्वालिटी की, तो यहाँ पर एक लॉ लॉन्च कर दिया जाएगा, नियम बना दिया जाएगा और वहाँ पे दोनों को इक्वल कर दिया जाएगा, तो वो एक्सटर्नल हो गया। लेकिन इंटरनल जो है, रेडिकल अप्रोच में इंटरनल रेस्ट्रिक्शंस की बात कही जाती है, और ये इसमें कहा जाता है कि समाज में इंटरनल रेस्ट्रिक्शंस का मतलब क्या है, तो वो देखते हैं कि वो माइंडसेट है, वो ट्रेडिशन है, वो कल्चर है जो मौजूद है लोगों के बिलीफ सिस्टम में, जो महिलाओं को अनफ्रीडम के सिचुएशंस में न ही सिर्फ रखता है बल्कि इसे जस्टिफाइड भी करता है। ओके, तो जिस फेमिनिस्ट ने रेडिकल अप्रोच अपनाया, उन्होंने कहा कि एक्सटर्नल रेस्ट्रिक्शंस को तो हम लॉ, कानून लॉन्च करके उन्हें रिमूव कर सकते हैं, परंतु इंटरनल रेस्ट्रिक्शंस का क्या होगा, लोगों के माइंडसेट, वो एटीट्यूड को हम कैसे बदलेंगे, माइंडसेट एंड एटीट्यूड ऑफ पीपल, ट्रेडिशंस, कल्चर एंड बिलीफ कैसे बदलेंगे। तो उसके लिए हमें क्या ज़रूरी है, समाज को एक रेडिकल बदलाव लाने की ज़रूरत है। और ये रेडिकल अप्रोच वाले रेडिकल अप्रोच वाले फेमिनिस्ट इस बात को कहते हैं कि यहाँ पे लिबरेशंस करना पड़ेगा, लिबरेशंस की, इंस्पिरेशंस की बात नहीं करते हैं। एक और फीचर है यहाँ पे सेकेंड वेव फेमिनिज्म का, जो रेडिकल अप्रोच जो अपनाते हैं, ये सेकेंड वेव फेमिनिज्म जो था वो वो उसका क्या कर दिया, उसका थ्योरेटिकल था,
जो सेकेंड वेव फेमिनिज्म था वो थ्योरेटिकल था, नेचर में उतना एक्टिव नहीं था, थ्योरेटिकल नेचर में था। रेडिकल अप्रोच जिन्होंने अपनाया उन्होंने कहा कि इन स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेशंस डिमेटलिंग करने के लिए हमें नए फीचर की ज़रूरत है, नए तरीक़ों से हम महिलाओं की समस्याओं को समझना होगा। तो सेकेंड वेव फेमिनिज्म का अप्रोच क्या था, तो हम देखते हैं कि उनका अप्रोच था डिफरेंस, जबकि फर्स्ट वेव फेमिनिज्म का पहला उनका वो अप्रोच क्या था, वो थी इक्वालिटी पे। अब डिफरेंस को यहाँ पे दो तरीक़ों से हम देखते हैं कि वुमेन कैन नॉट बी एकमोडेटेड इन ए सोसाइटी विच इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स मेड बाय मेन। वो कहते हैं कि ये जो सोसाइटी है, इसे गवर्नर के लिए जो प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं, जो सिद्धांत का निर्माण किया गया है, वो किसने किया है, पुरुषों ने ही। तो इन पुरुषों ने इसे बनाते समय महिलाओं के इंटरेस्ट का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा। और ये जो पुरुष प्रधान समाज है, यहाँ पर महिलाएं अपने अपने इंटरेस्ट की बात भी नहीं कह सकती। तो इस विषय में यहाँ पर बात की गई कि वुमेन आर डिफरेंट फ्रॉम मेन इन टर्म ऑफ इक्वालिटीज इन नेचर। यहाँ पर महिलाएं जो है वो नेचर से महिला और पुरुष में कोई अंतर नहीं है। वुमेन नेचर एंड क्वालिटीज सुपीरियर देन मैन। जो महिलाओं के जो नेचर है वो मेन के क्वालिटी में ज़्यादा सुपीरियर है। वुमेन शुड सेलिब्रेट देयर डेस्टिनिक नेचर रेदर देन एबैंडोनिंग इट। तो महिलाओं को इसके विषय में सेम अधिकार मिले। तो हमें क्लियर हुआ कि सेकेंड वेव फेमिनिज्म को हमें दो अप्रोच से देखना है, रेडिकल अप्रोच और लिबरल अप्रोच। लिबरल अप्रोच सेम टू सेम वही है फर्स्ट वेव फेमिनिज्म, बस इसमें सोशल, इकोनॉमिक और एजुकेशंस की इक्वालिटी के विषय में बात की गई। और रेडिकल में डिस्क्रिमिनेशंस को ऑपरेशन से जोड़ दिया गया, महिलाओं के उत्पीड़न, उनकी आत्मशक्ति, उनके कल्चर्स, इनके विषय में बात किया गया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में थर्ड वेव फेमिनिज्म क्या है, उसके विषय में हम जानेंगे। तो हमारा फर्स्ट वेव सेकेंड वेव दोनों कंप्लीट हो गया। अगर आप लोग को कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज कर सकते हैं, अगर कुछ ना समझ में आया हो तो आप मुझे मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए आप लोग, और वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। सो थैंक यू सो मच गाइज़ मेरे वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।